दोस्तों नमस्कार, BCW चैनल में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक में आज हम 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा नोबेल प्राइज़, दूसरा होगा इम्पोर्टेंट डे जो होता है, यह नेशनल की बात करेंगे हम, इंटरनेशनल नहीं होगा, इसमें नेशनल होगा कि भारत में कौन कौन सा डे इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात करेंगे हम कुछ ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन है, वो पूछता है हर साल एग्जाम में। चौथा बात करेंगे चंद्रयान 3 का। अगर हम स्पेस की बात करें तो इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पिछली बार दो क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है जापान का स्पेस एजेंसी पे और एक क्वेश्चन पूछा था स्पेस के थीम पे, ठीक है। तो इस बार इसरो से सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसरो से सवाल अगर पूछेगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस साल कोई टॉपिक है तो चंद्रयान है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक होगा साइक्लोन। साइक्लोन को हम 2 पार्ट में देखेंगे। एक देखेंगे इंडिया में कौन कौन से साइक्लोन आया है और एक देखेंगे इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइक्लोन है। इन दोनों को हम मैप के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5 टॉपिक होगा इस वीडियो में। अब वीडियो जितना लंबा हो 30 मिनट 40 मिनट 5 टॉपिक कवर करेंगे। एक और बात है कि अभी के टाइम में बहुत लोगों को ये परेशानी हो रही है कि हम एग्ज़ाम कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कि एग्ज़ाम में अब 10 दिन है, घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है। तो देखिए स्वाभाविक बात है, अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई किए हैं 68 के लिए तो घबराहट आपको होगी, थोड़ी परेशानी होगी। जिसको 70 71 फिर एक कंटिन्यूस बढ़ते जाना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों का ये मेल मैसेज आ रहा है कि क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 बात आपको बताएंगे। एक तो आपके पास मॉडल है 68, दूसरा आपके पास मॉडल है TRE का जो पेपर हुआ है टीचर वाला, वो। इन दोनों में अगर आप देखें तो NCERT से सवाल पूछा गया है, ठीक है। इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा। अब BPSC लूसेंट को और घटना चक्र दोनों को छोड़ चुका है, तो NCERT पे BPSC आ गया है। तब बेटर होगा कि आप भी NCERT पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। PYQ पढ़िए और NCERT पढ़िए, यही दोनों से सवाल टकराएगा। अब दिक्कत है कि कुछ लोग कहेगा कि हम तो NCERT पढ़े नहीं हैं। जो पढ़ा है उसके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है, देखिए हम आपको 2 सोल्यूशन बता रहे हैं। PYQ अभी भी बहुत लोगों को डाउट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर हम एग्जांपल देते हैं एक फिजिक्स का, आप फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए उसमें लगभग 150 क्वेश्चन होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। लगभग टोटल 60 से 70 सवाल है, यही सवाल रिपीट हो रहा है घुमा घुमा के, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि कैसे BPSC घुमा रहा है और उसका फोकस एरिया क्या है, कहाँ पे आपको पढ़ना है, ये पता चलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन किताब अगर आपके पास तर्कस है तो ये बुक पढ़ लीजिए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत डिटेल में पढ़िए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है NCERT बेस्ड लिखा गया है, वहीं के टॉपिक डायरेक्ट उठा के लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो NCERT नहीं पढ़े हैं, एक तरीके से आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। दूसरा बात, जो NCERT पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो NCERT नहीं पढ़े हैं वो NCERT का एक टेस्ट सीरीज हो रहा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और क्वेश्चन के माध्यम से आप रिवर्स में NCERT पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरीका आप अपना सकते हैं। NCERT अगर आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ें तो 10 दिन में थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा NCERT के टॉपिक से ही है, मतलब बुक से ही है। और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो NCERT के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होगा। कुछ लोग कहेगा कि हम किताब बेच रहे हैं तो भाई तुम मत खरीदो, मेरे पूरा टारगेट को तुम किल कर दो। लेकिन जिनको लगता है कि हम उनके लिए एक सही डायरेक्शन बता रहे हैं वो खरीद लो, ठीक है। अगर तुम्हारा 2-4 नंबर बढ़ रहा है तो ले लो, अगर लगता है हम कोर्स बेच रहे हैं मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलो नोबेल प्राइज़ देखते हैं। देखिए नोबेल प्राइज़ बहुत लोगों को समस्या होती है याद करना, नाम इसमें नाम अजूबा होता है, क्योंकि भारतीय लोगों को तो जल्दी मिलता नहीं है। एक बनर्जी साहब को मिला था तो वो तो बड़ा इजी नाम था, सबको याद था, लेकिन इसमें ज़्यादातर विदेशी नाम होता है तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर मेडिसिन की बात, इसमें 2 चीज़ याद करिएगा। एक तो विनर किसको मिला है और कंट्रीब्यूशन क्या था। तो कंट्रीब्यूशन एक बार देख लीजिए। वैसे तो BPSC पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा होशियारी करेगा क्वेश्चन टफ बनाने के चक्कर में तो आपसे पूछा जा सकता है। अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आप कंट्रीब्यूशन देख लेंगे जीनोम पे और ह्यूमन इवैल्यूएशन पे।
देखो हम थोड़ा सा कोड बनाए हैं, अच्छा लगे तो अच्छा लगे तो बताना, अगर इससे बढ़िया आपके पास कोड हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम भी उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, देखो मेडिसिन की बात हो रही है, तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं डॉक्टर साहब हैं, मेडिसिन की बात वहीं करेंगे ना, तो डॉक्टर साहब होंगे। डॉक्टर साहब, आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर साहब हैं, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए और उनका अच्छा रैंक आया, एसपी बन गए। ठीक है, तो तुम भी देखोगे तो क्या लगेगा, डॉक्टर साहब बहुत पढ़ने में टैलेंटेड थे, डॉक्टर साहब एसपी बन गए। और यहाँ पे नाम देखेंगे तो नाम क्या है, स्वांतो पाबो एसपी। ठीक है, तो आप एक कोड याद रखेंगे, डॉक्टर साहब जो थे आपके, जो भी डॉक्टर साहब थे या कोई डॉक्टर मित्र होगा वो एसपी बन गया। ठीक है, बस सिंपल है, स्वांतो पाबो याद कर लेंगे। फिजिक्स को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब देख लेते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। देखो नाम ऐसा है ना कि सीधा सीधी बन नहीं रहा है कोई कोड, तो हम कुछ और कोड जितना छोटा हो उतना बढ़िया होता है, तो हम केमिस्ट्री के लिए एक बनाए हैं के एम सी। के एम सी क्या है, जब आप लोग +2 पास करते हैं तो आप सबको एक ड्रीम होता है कि हम अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो। तो अच्छे कॉलेज में क्या है, एक दिल्ली का यूनिवर्सिटी है डी यू के सबसे बेस्ट कॉलेज में आता है के एम सी, किरोड़ी मल कॉलेज। ठीक है, किरोड़ी मल कॉलेज आता है। तो हम केमिस्ट्री से याद कोड बनाए हैं के एम सी, के फॉर यहाँ पे केबेरी सार्प्रेस, एम फॉर मार्टिन और सी फॉर कैरोलिन। ठीक है, तो आप इसे भी याद करें, कैरोलिन केरोसिन, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है थोड़ा, तो केमिस्ट्री से आप याद कर लेंगे के एम सी, आपका कोड यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी ज्वाइंट मिला है, या तो इस साल नोबेल प्राइज मिला है, या तो सिंगल लोगों को मिला है, नहीं तो जो 3 लोगों को मिला है, तो आपका सिंगल वाला तो कोड आप याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोगों का नाम है तो हम 3 डिजिट बता देते हैं, आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 लोगों को मिला है, कन्फ्यूजन ना हो, 3-3 का जोड़ा मिला है सब में। जैसे यहाँ पे देखिए फिजिक्स में 3 है, केमिस्ट्री में 3 है, पीस में 3 है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी 3 है। ठीक है, चलिए तो केमिस्ट्री से याद रखेंगे के एम सी हो गया। अब आगे बढ़िए, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में एक है एनी अर्नोक्स, याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे लिटरेचर साहित्य को, तो एनी एर्नोक्स। ठीक है, एन एन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप साहित्य की बात करें तो साहित्य में, अरे नाम याद करें तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं। साहित्य में देखते हैं अक्सर लोग कविता पाठ करता है, कविता पाठ में क्या होता है, 4 लाइन का कविता होता है, पहला लाइन को 2 बार रिपीट किया जाता है। पहला लाइन को 2 बार रिपीट किया जाता है क्योंकि दूसरा लाइन के लिए थोड़ा सा लोगों में एक उत्सुकता पैदा किया जाए, फिर तीसरे लाइन पे को 2 बार रिपीट किया जाता है, फिर चौथा लाइन को बोला जाता है। ये साहित्य में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। लिटरेचर में आप देखते हैं रिपीटेशन होता है, तो यहाँ इनके नाम में भी रिपीटेशन आ रहा है। ठीक है, तो अगर नाम याद नहीं हो रहा तो यहाँ पे याद रखेंगे, लिटरेचर की बात होगी तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा रिपीटेशन हो रहा है। तो साहित्य में हो गया एनी अर्नोक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ पीस। देखिए पीस में देखेंगे, पीस में बात हो रही है शांति की, शांति की बात हो रही है, तो शांत कौन कौन आदमी रहेगा। अब बच्चा कोई शांत थोड़े रहेगा, बच्चा तो नटखट होता है। शांत कौन होगा, जो आलस में रहेगा, आलसी होगा। ठीक है, आलसी व्यक्ति, आलसी से याद करिए एलएस। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आलसी है, वो क्या कर रहा है, दिन भर बैठे रहेगा, पड़ा रहेगा, एकदम शांति से रहेगा मेमोरियल में। ठीक है, शांति से मेमोरियल में बैठे रहेगा। और जब वह व्यक्ति आलसी है, शांति से कहीं बैठे रहेगा, तो क्या बात करेगा, आंदोलन की बात तो आपसे करेगा नहीं, हिंसा की बात तो करेगा नहीं, वो क्या बात करेगा, ह्यूमन राइट की बात करेगा, सिविल लिबर्टी की बात करेगा, मतलब अच्छे अच्छे बात करेगा, मानवता की बात करेगा, ह्यूमन राइट की बात करेगा, मानवाधिकार की बात करेगा। ठीक है, एक आलसी कोई व्यक्ति है जो कि मेमोरियल में एकदम बैठे रहता, मेमोरियल में चुपचाप बैठा है और वहाँ पे मानवाधिकार का पाठ कर रहा है, लोगों को समझा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। आलसी हो गया फॉर आलसी से एलएस, मेमोरियल और ह्यूमन राइट। अगर आपको तीनों चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा तो आप ऑप्शन को टिक मार पाइएगा। ठीक है, ये हो गया पीस का।
अब देखिए इकोनॉमिक्स का है, सबसे बेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है। बेनेस नाम है, डगलस नाम है और फिलिप एच नाम है। फिलिप है, अगर हम हिंदी में देखिए तो इसका नाम होता है फिलिप। फिलिप को एफ जो टर्म है उसको कहीं पी से यूज़ होता है, कहीं एफ से यूज़ होता है। जैसे सी को कहीं पे हम च से यूज़ करते हैं, कहीं क से यूज़ करते हैं। ऐसे ही फिलिप को पी और एफ दोनों से यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे फिलिप को एफ बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है बी, यहाँ पे है डी, यहाँ पे एफ, बी डी एफ। इसको हटाइए, ऐसे देखिए, बी हो गया हमारा, डी हो गया, एफ हो गया। बी से डी तक आने में हम कितना बढ़े, +2। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कर लीजिए। बी हमारा सेकंड टर्म हो गया, डी हमारा फोर्थ टर्म हो गया, एफ हमारा 6 टर्म हो गया। +2 हो रहा है तो बी डी एफ +2 कर दीजिए। इकोनॉमिक्स में 2 जोड़ना है, बस काम खत्म। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा भी होगा, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4 ± 2। यहाँ भी +2 होता है, इन्फ्लेशन वाला टर्म याद करिए, यही लॉजिक इकोनॉमिक्स में लगा दीजिए। यहाँ पे बी डी एफ कर दीजिए, +2 करके आपका हो जाएगा। बी फॉर बेनेस, डी फॉर डगलस, फिलिप एच, ठीक है। यहाँ पे करेंगे +2 हो जाएगा। अब बात आती है फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसी साल मिला है, अगले साल भी तो आएगा नोबेल प्राइज़, अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा। मतलब जो भी ये नोबेल प्राइज़ है ये हर साल इसका आना जाना लगा रहता है। आना जाना इसका लगा रहता है। आप ऐसे याद रखिए कि फिज़िक्स जो है उसका आना जाना लगा रहता है। और बीपीएससी में देखेंगे तो पहले फिज़िक्स से कम सवाल पूछता था, सबसे ज़्यादा बायो से पूछता था, फिर फिज़िक्स से, तब केमिस्ट्री से। लेकिन अब क्या किया है, हर मतलब 68 में देखेंगे तीनों से 10-10 पूछ रहा है। मतलब फिज़िक्स का थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, ठीक है। तो फिज़िक्स के कोड से आप याद रखेंगे, आना जाना लगा रहेगा। आना एलन, जॉन जाना, एंटोन आना, ठीक है, आना जाना लगा रहेगा, ऐसे याद रखेंगे। तो चलिए छोटा छोटा कोड है, आप एक बार लिख लेंगे और थोड़ा सा 2-3 बार अपने पढ़ लेंगे ना, तो ये सारा याद रहेगा। ये वाला सांतो पाबो वाला याद करेंगे, एक ही है। एनी अर्नोक्स को भी याद कर लेंगे। कोड का ज़्यादा इस्तेमाल तभी करेंगे जब 2 से 1 से ज़्यादा लोग हो, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और पीस वाला हो गया। और फिलिप वाला तो बहुत अच्छा है, BDF, बस ये रीजनिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया इसमें। एक रमन मैग्सेसे अवार्ड पे सवाल पूछा जा सकता है आपसे। रमन मैग्सेसे 2022 मिला है किसको, किसको मिला है बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा इसकी भूमिका देख लेते हैं। यह 1957 से स्टार्ट हुआ है और पहला रमन मैग्सेसे दिया गया 58 में, ठीक है। इसको कहते हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, किसके नाम पे दिया गया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस रमन मैग्सेसे, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए 2022 का जो विनर है, आपसे नाम तो ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोई मतलब अगर कोई एग्जामिनर चाहे कि हम एकदम क्वेश्चन नहीं बनने दे तभी ऐसा सवाल पूछेगा, क्योंकि नॉर्मली इसका ये नाम पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत अजूबा नाम है। तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि पाकिस्तान जो है, सॉरी पाकिस्तान नहीं, हैदराबाद कहाँ पे है। ऑप्शन में इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था। तो ज़्यादातर लड़कों का ये सवाल गलती हो गया था, लेकिन लड़कियों का ये सवाल गलती नहीं हुआ था। इसके पीछे रीज़न है कि लड़कियां बहुत धारावाहिक देखते हैं। धारावाहिक, एक पाकिस्तान का कोई धारावाहिक आता था, उसमें पाकिस्तान का कोई धारावाहिक आता था, उसमें हैदराबाद शब्द का जिक्र था और बड़ा फेमस धारावाहिक है। हम कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का धारावाहिक इंडिया में देखा जाता है और इंडिया का जो मूवी है, जो बॉलीवुड है, वो पाकिस्तान में देखा जाता है। सेम उसी तरह आजकल देखेंगे टर्की का सीरियल बहुत इंडिया में देखा जा रहा है और साउथ कोरिया का सीरियल बहुत इंडिया में देखा जा रहा है। साउथ कोरियन जो सीरीज़ है और टर्की का जो सीरियल है आजकल इंडिया में बहुत यूथ में आजकल ट्रेंड कर रहा है देखना, ठीक है। हम बताना ये चाह रहे हैं, हम आपको साउथ कोरिया पे लाना चाह रहे थे। साउथ कोरिया में देखेंगे एक BTS का बहुत क्रेज़ है। BTS क्या है, यह बैंगटन बॉय,
बैंगटन बॉय। और इंडियन जो लड़कियां हैं आजकल बीटीएस का बड़ा क्रेज़ है इनमें, ठीक है। तो बस हमको बीटीएस तक पहुंचना था। रमन मैगसेसे का अगर पूछा जाए आपसे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको मन करे तो याद कर लीजिएगा, बीटीएस, P4, T4, S4, ठीक है, तीनों देख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो अगर रमन मैगसेसे से पूछा जाए तो बीटीएस याद कर लीजिएगा, लड़कियों में बड़ा क्रेज़ है बीटीएस बॉय का। ये हो गया आपका रमन मैगसेसे। आप चलिए कुछ नेशनल डे देख लेते हैं। देखिए, नेशनल डे से एक सवाल एक या दो तो पूछा ही जाता है हर साल। इसमें दो चीज़ पढ़ना है, एक तो डे कब होता है और उसका थीम कब होता है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनके पास ये बुक होगा वो बुक से देख लेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो पीडीएफ हम लगा देंगे, पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। ये हमने पहले भी आपको बताया है, गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो उसी के याद में मनाया जाता है 9 जनवरी को। थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का जो थीम है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है। ये 17वां है, 17 है, इसको याद रखेंगे। और एक सवाल इस पर बन सकता है, किसके कहने पे यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो अभी एक है अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस के लीडर है अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के लीडर हैं और सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं। इनके पिताजी का नाम है लक्ष्मी मल सिंघवी, LM सिंघवी। आपने पंचायती राज पढ़ा होगा तो वहाँ पे इनका जिक्र आपने देखा होगा। LM सिंघवी का एक कमेटी बनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि LM सिंघवी कमेटी कब बनता है और ये क्या रिकमेंड करते हैं। आपके पॉलिटी का बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। तो इन्हीं के सिफारिश पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। थीम इसका डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। इस 17 है, बस इतना है काफ़ी है। कहाँ पे हुआ है? इंदौर में हुआ है। बस यहाँ से 4 सवाल बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। नेशनल यूथ डे की बात कर रहे हैं। नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। किसकी याद में होता है? यह बर्थ एनिवर्सरी है, जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। थीम है इसका विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। एक है नेशनल स्टार्टअप डे। देखिए, ये जो टिक यहाँ पे मारा हुआ है ना, ये नया इनिशिएटिव लिया गया है, तो यहाँ से सवाल पूछने का प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे होता है 16 जनवरी को और ग्लोबल में स्टार्टअप का रैंक है 3रा, ठीक है। भारत ने 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप वीक मनाया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी को होता है और भारत का रैंक है ग्लोबल 3रा। एक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। बस डेट याद कर लेंगे, हर चीज़ का थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी को, ठीक है। उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ था। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। नेशनल वोटर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। 25 जनवरी को होता है। थीम भी इसका देख लेंगे। थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इसका थीम है। और 25 जनवरी 1950 से इसको मनाया जाता है, कारण कि फाउंडेशन डे था इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन का अगर आर्टिकल की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 से 329, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, और इसी दिन 25 जनवरी के दिन ही होता है नेशनल टूरिज्म डे। रिपब्लिक डे तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, तो सबको पता ही होगा। बस आप इसमें देख लेंगे कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अबेल फतेह अल सीसी, ये आए थे 2023 में, चीफ गेस्ट यहीं बने थे। देखिए, नेशनल वुमेन्स डे देख लेंगे 13 फरवरी को होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन्स डे, तो सबसे पहले दिमाग में आता है 8 मार्च, लेकिन 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल है, ठीक है। हम नेशनल की बात करें, नेशनल की बात की जाए तो 13 फरवरी है और 8 मार्च आपका इंटरनेशनल है, दोनों पे ध्यान देंगे। और यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी किसका? सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट किस ईयर में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब उतना काम का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। जो ज़रूरी है हम वहीं पढ़ेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नहीं ज़रूरी है। वैकेशन डे उतना ज़रूरी नहीं है। सिविल सेवा डे आपको तो ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी फील्ड में आपको जाना है। तो 21 अप्रैल है। थीम है इसका विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, बहुत अच्छा थीम है। तो 21 अप्रैल को है, याद रखेंगे, याद होगा ही, इसको क्या याद रखना है। आगे देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस देख लीजिए, 30 मई को है। पत्रकारिता भी अपने रसातल पे जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिए, 30 मई को है। बाकी इसमें कुछ और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ देख लेंगे यहाँ पे, पहला हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो आया था उदन मार्तंड था। ये बीपीएससी पूछा है कहाँ से पब्लिश हुआ था। यह पंडित जुगल किशोर शुक्ला इसको पब्लिश करते हैं पहली बार कलकत्ता से। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, ये देख लेंगे। स्टैटिक डे इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स डे 29 जून को होता है। थीम इसका है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विच नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो और कोई ऑप्शन में नहीं आएगा। तो स्टैटिक्स में अगर पूछेगा तो जो सबसे बड़ा थीम होगा वही मार दीजिएगा। ठीक है, और ये पीसी महालनोबिस जो थे उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था सवाल। महालनोबिस मॉडल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेशनल पोस्टर डे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल फिश फार्मर डे, ये भी नहीं है। इनकम टैक्स, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वीर बाल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नया नया इनिशिएटिव लिया गया इस पर, जहाँ पे टिक मारा हुआ है वो नया नया इनिशिएटिव लिया है इस सरकार के द्वारा हाल में, 1 साल के अंदर में या 1.5 साल के अंदर में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? देखिए 2022 में हुआ है, मोदी जी इसको लॉन्च किए हैं। एक बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कस्टमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सवाल पूछा था अभी टीआरई के एग्जाम में, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे ऑफ, राष्ट्रीय किसान दिवस, ये ज़रूरी नहीं है। मैथमेटिक्स डे याद करने के 22 दिसंबर को होता है। बर्थ एनिवर्सरी किसका? श्रीनिवास रामानुजन का, इन्हीं की याद में मनाया जाता है 22 दिसंबर। एनर्जी कंजर्वेशन डे ज़रूरी नहीं है। मातृ दिवस ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी इसको पूछा भी था। ठीक है, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट लागू कर दिया गया, बाकी कुछ पार्ट 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो पहले यही मनाया जाता था, लेकिन अभी 1-2 साल से जब से सरकार आई है तब से ये नया इनिशिएटिव लिया गया सरकार के द्वारा कि हम 26 नवंबर 1949 को ही अपना डे मानेंगे और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। तो ये जैसे इनिशिएटिव आया उसके बाद बीपीएससी सवाल इससे बनाया है। तो जो भी कोई नया इनिशिएटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 26 नवंबर आप याद रखेंगे। प्रेस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर को है नेशनल प्रेस डे। और प्रेस का इंडेक्स कितना है? इंडेक्स में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। उलगुलान, इनका जो आंदोलन था उसको उलगुलान कहा जाता है, और इसी उलगुलान पे यूपीएससी सवाल पूछा था कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को क्या कहा जाता है। एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल था। बीपीएससी भी कई बार इससे सवाल बना चुका है, और इनको कहा जाता था धरती आबा। ठीक है, तो ये सब फैक्ट इनके बारे में एक बार पढ़ लेंगे। नेशनल एजुकेशन डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल पोस्ट डे भी ज़रूरी नहीं है। नेशनल डॉल्फिन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये अभी हाल ही में इनिशिएटिव डे 2022 में, देखिए यहाँ पे स्टार मारा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया स्टार मारा है। ये भी
हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किया गया है। इसको मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से मतलब जानकारी दिए लोगों को कि 14 अगस्त जो है उसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन विभाजन हुआ था वगैरह वगैरह। ठीक है, हालांकि इससे बड़ा कंट्रोवर्सी चला, जब ये न्यूज़ आया तो बहुत कंट्रोवर्सी चला कि हम ऐसे त्रासदी वाले दिन को याद नहीं करते हैं, हम अच्छे दिनों को याद करते हैं। आपका जो पास्ट गलत बीता उसको याद कोई थोड़े करेगा, अच्छे दिनों को याद करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार का इनिशिएटिव है, सरकार मना रही है, आप भी मनाइए। ठीक है, और मनाइए ना मनाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर गलती मत करिए। ठीक है, इसको एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो लगभग ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब चलिए कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं हम। ऑपरेशन की बात करें तो एक ऑपरेशन दोस्त, ये बहुत पहले हुआ है, ये लगभग सबको पता होगा। ये टर्की के साथ हुआ है। ठीक है, टर्की का नाम बदल गया, तुर्की हो गया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि यह जो ऑपरेशन है किस देश के साथ अभी हुआ है। तो ऑपरेशन दोस्त हुआ है टर्की के साथ। ठीक है, चलिए एक है ऑपरेशन कावेरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन है। कावेरी किसके साथ हुआ है? ये सूडान के साथ हुआ है। जब सूडान में क्राइसिस आया था तो वहाँ से जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाएगा, ऑपरेशन कावेरी। ये सूडान के साथ हुआ है। ठीक है, बस देखिए इसमें एक एक लाइन आपको याद करना है, ऑपरेशन कहाँ हुआ है बस। एक है ऑपरेशन करुणा। करुणा से क्या पता चलता है कि हम करुणा, ममता, ये सब प्यार का शब्द है, तो पड़ोसियों के साथ ही करेंगे ना, दूर देश में तो होगा नहीं। तो ये म्यांमार, हमारा जो पड़ोसी है उसी के साथ हुआ है। पड़ोसी को हम प्यार दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं। ठीक है, तो करुणा हो गया, म्यांमार के साथ हुआ है। और म्यांमार का एक साइक्लोन आया है मोचा, हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक है आगे ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे। ये DRI क्या है? द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक देख लेंगे। ईस्टर्न गेटवे, अगर नाम से ही पता चल रहा है कि ईस्टर्न गेटवे की बात कर रहा है, तो भारत के मैप में देखेंगे तो ईस्टर्न गेटवे यहीं तो है। ठीक है, ईस्ट पार्ट यहीं पे है। तो यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, ये जो स्मगलिंग एरिया है वहाँ पे यह ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। मतलब ये वाला जो एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का जो एरिया हो गया, बांग्लादेश मिला वेस्ट बंगाल तीनों को मिला के यहाँ पे ईस्टर्न गेटवे चला है कि हम ईस्टर्न वाला जो एरिया है उसको स्मगलिंग से कैसे हम बाहर निकालें। ठीक है, DRI क्या है? द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिस कह सकते हैं इसको। एक है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा चला है उत्तराखंड पुलिस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे इसको। एक है ऑपरेशन सद्भावना, गुडविल, ये इंडियन आर्मी का है। ऑपरेशन सद्भावना चला है इंडियन आर्मी, कहाँ पे चला है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। इसका मकसद क्या है? हम सद्भावना के साथ रहेंगे, प्रेम व्यवहार के साथ रहेंगे, ये ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में इस तरीके का इनिशिएटिव चलते रहता है। ठीक है, इसका फोकस एरिया क्या है? एजुकेशन, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट एंड हेल्थ केयर, मतलब लोगों को जोड़ना एक दूसरे से। जो एक भय का माहौल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बना रहता है उससे बाहर निकालना, सद्भावना। अगर इंडियन आर्मी सद्भावना के साथ लोगों से रहेगी तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये सद्भावना गुडविल इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का जम्मू एंड कश्मीर में। एक है ऑपरेशन गरुणा, ये CBI के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गरुणा। देखिए गरुण जो होता है ना, गरुण हवा में उड़ता है। ठीक है, एक काम के ऑपरेशन गरुण किस काम के लिए है? ड्रग को डिसमेंटल करेगा। अगर आप ड्रग वगैरह कभी ले लें, कोई नशा ले लें, तो आप भी ज़मीन पर नहीं रहते हैं, आप भी उड़ने लगते हैं, है ना। आपको अगर कोई बोल दे कि राफेल चल रहा था, आपको लगता है कि हम राफेल के ऊपर बैठ के उड़ रहे हैं। अब ट्राई मत करिएगा देखिए सब, लेकिन ऐसा होता है कि नशा में आदमी ज़मीन छोड़ देता है, मतलब अपनी लिमिट भूल जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखिएगा। गरुण ऑपरेशन जो गरुणा है, गरुण उड़ने की बात करता है। आप भी ड्रग वगैरह ले लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो आप भी उड़ने की बात करते हैं। इसको चलाया है CBI, और ज़्यादा उड़िए मत, नहीं तो CBI पकड़ के ना ज़मीन पर ला देगा। ठीक है, इसका मकसद यही है। तो एक है ऑपरेशन चक्र, ये भी चलाया है CBI। ऑपरेशन चक्र में क्या है? आजकल देखेंगे
साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी के नाम पे कोई फेक अकाउंट बना लेता है, आपको वीडियो कॉल आएगा व्हाट्सएप, मतलब इसमें ऐसे करके साइबर कुछ करके आपसे पैसा मांगा जाएगा, आपका वीडियो फोटो एडिट कर दिया जाएगा या आपसे OTP मांगा जाएगा। मतलब जो भी होगा इंटरनेट के ज़रिए आपको जो भी क्राइम होगा, साइबर क्राइम होगा, तो उसको निपटने के लिए फाइनेंशियल मतलब आपको परेशान किया जाएगा, आपसे पैसा लूट लिया जाएगा। इस साइबर क्राइम के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे पिछले साल, उनका भी कुछ पैसा उड़ गया था। ठीक है ना, तो आप लोग बच के रहिएगा, इसमें बहुत फ्रॉड होता है। तो साइबर क्राइम C फॉर चक्र, C फॉर साइबर क्राइम, इसको लॉन्च किया है C फॉर CBI, सारा C से है, 3C मिल गया है, एक बन गया है ऑपरेशन चक्र, जिसको लॉन्च किया है CBI, जो किसके लिए है, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक ऑपरेशन मेघ चक्र, ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को रोकने के लिए या उसका सर्कुलेशन नहीं बढ़ पाए, इस तरीके की चीज़ को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघ चक्र। ये चलाया है CBI। पोर्नोग्राफी में देखते हैं ज़्यादातर इस सब का यूज़ होता है। तो इस तरीके का जो सर्कुलेट कर रहा है, चाहे जो इस तरीके का कुछ वीडियो बना रहा है, चाहे कंटेंट बना के किसी को सर्कुलेट कर रहा है, तो इसको ऑपरेशन मेघ चक्र के थ्रू CBI पकड़ सकती है और आपको जेल में डाल सकती है, और फिर आपको वहाँ पे पॉक्सो एक्ट आप पे लगा सकती है। ठीक है, एक है आपको ऑपरेशन नार्कोस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के द्वारा लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव थीम क्या है, ये नारकोटिक्स, ड्रग और वहीं NDPS का जो होता है चीज़ें, जो भी नशीला पदार्थ जो भी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोस से पता चला नारकोटिक्स वगैरह की बात हो रही है, तो नारकोटिक्स में नशा वगैरह होता है। ये चलाया कौन है, RPF चलाया है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। एक ऑपरेशन लायन फिश 5, ये थोड़ा नाम यूनिक है, लायन फिश, इसको इंटरपोल चलाया है। देखिए इंटरपोल जनरली ये सब इनिशिएटिव बहुत कम चलाता है, क्योंकि इनिशिएटिव चलाने का जो काम है वो जनरली कोई मंत्रालय चलाएगा, कोई डिपार्टमेंट चलाता है। इंटरपोल आप सुने होंगे बहुत कम ही चलाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, ये अपवाद में है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन लायन फिश, नाम भी इसका कुछ अजीब टाइप से है, इंटरपोल का है। देखिए इंटरपोल का काम होता है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत में इसका काम कम होता है, दुनिया के और देशों में इसका काम ज़्यादा होता है। तो जो टोटल 22 कंट्री है उसमें मेरीटाइन रूट से जो इलिसिट ड्रग आता है, तो एयर से आए या लैंड से आए या मेरीटाइन रूट से आए, किसी भी माध्यम से आए, उसको एक कंट्रोल करेगा। कौन करेगा, इंटरपोल करेगा। ये जो कंट्रोल करने के लिए जो चला है ऑपरेशन, इसका नाम है लायन फिश। आप देखोगे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा गुजरात के पोर्ट पे पकड़ा गया था बहुत बड़ा ड्रग, कितना बहुत ज़्यादा था, मतलब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था, तो ड्रग पकड़ा गया था, एक बार नहीं 2 बार पकड़ा गया था। ठीक है, तो यही सब कंट्रोल करने के लिए कि भारत में ड्रग आ कहाँ से रहा है, क्योंकि भारत में ड्रग विदेशों से ज़्यादातर आता है, जितना भारत में प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा विदेशों से आता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लायन फिश चलाया है इंटरपोल ने, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको चलाया है RPF। इससे क्या होगा, नाम से ही पता चला, महिला सुरक्षा होगा, रेस्क्यू वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंश्योर सेफ एंड सिक्योर जर्नी। ठीक है, फोटो से भी आपको क्लियर होगा, मतलब महिलाओं की सुरक्षा करना है, बस इसमें और कुछ नहीं है, ट्रेवल में और ट्रैफिकिंग नहीं हो महिलाओं को, यही इस पर ध्यान देना। ये है चंद्रयान का फोटो। और पिछली बार अगर हम बात करें तो स्पेस से 2 सवाल पूछा है, एक पूछा था जापान के स्पेस एजेंसी से सवाल और दूसरा पूछा था स्पेस का थीम पूछा था। तो इस बार अगर सवाल बनेगा तो इसरो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा था। अगर इसरो की बात करें तो चंद्रयान सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार का। ठीक है, तो हो सकता है इससे सवाल आए। थोड़ा सा हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट जो है देख लेते हैं। देखिए चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत 4th कंट्री बन गया है। इसके पहले USA गया है, फिर रसिया गया है, उसके बाद चाइना गया है और इंडिया गया है। अब कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे फर्स्ट, कहीं मिलेगा 4th, दोनों का अंतर क्या है। मून पे पहुंचने वाला, चंद्रमा पे पहुंचने वाला भारत बना है 4th कंट्री, लेकिन साउथ पोल, भारत का जो ये मिशन था चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा गया था, तो साउथ पोल पे इंडिया पहुंचने वाला बना है फर्स्ट।
ठीक है, यह याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कितने रैंक का देश बना है तो 4 नंबर पे। अगर पूछा जाए सवाल कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत कितने नंबर का देश बना है तो फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अब कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेंगे कि चंद्रयान 3 भेजा गया तो किस स्पेस व्हीकल से भेजा गया, वो है LV-M3-M4। यह पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे, LV-M3-M4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 जो है यह 14 जुलाई को 2023 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ से भेजा गया। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे, यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें, यह तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, तिरुपति जिला में है। ठीक है, जब 14 जुलाई को 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को भेजा गया तो यह जाने में पूरा 40 दिन लगाया। 40 दिन बाद यह अपने जगह पे जहाँ पे इसको भेजा जाना था चंद्रमा पे, वहाँ पे पहुँचा। कब पहुँचा है, 23 अगस्त। 23 अगस्त को 6:04 PM पे, शाम का टाइम था, 6:04 वहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, अब देखिए ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है। 14 जुलाई को भेजा गया, 40 दिन बाद पहुँचता है, 23 अगस्त को पहुँचा वहाँ पे। जब 23 अगस्त को वहाँ पे लैंड किया तो इस डेट को प्रधानमंत्री ने बोला कि इस डेट को, 23 अगस्त जो डेट है, इसको हम मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, वो किस दिन घोषणा किया गया, मतलब किस दिन को घोषित किया गया, तो 23 अगस्त होगा। ठीक है, 23 अगस्त हमारा हो गया नेशनल स्पेस डे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं और इस फैक्ट के बारे में। आप बुक में पढ़ेंगे, एक लोअर लैंडर है और एक रोवर है। ठीक है, तो जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान और विक्रम, ये दोनों नाम हैं। ये भी आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे या करंट अफेयर का कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मिला होगा। ये जो विक्रम है, जो लैंडर है, जहाँ पे उतरा जिस जगह पे, उस जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति। शिव शक्ति पॉइंट। यह पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा है उस जगह का नाम क्या है, तो उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 का, लेकिन चंद्रयान 3 में 2-3 चीज़ हमें और देखना है। एक चीज़ हम देखेंगे कि इसरो जो है इसके डायरेक्टर कौन है। एक है जो चंद्रयान 3 चला है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, और एक है इसका मिशन डायरेक्टर। मिशन डायरेक्टर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाला सवाल टीचर वाले एग्जाम में पूछा हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसरो के डायरेक्टर कौन है, एस सोमनाथ। बीपीएससी कई बार पूछा है कि इसरो का डायरेक्टर कौन है, डीआरडीओ का डायरेक्टर कौन है, ऐसा पूछता है, तो याद रखेंगे। जो चंद्रयान 3 हमारा है उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये है पी वीर गुथुवेल। ये साउथ इंडिया नाम है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, वीर गुथुवेल, याद रखेंगे। ये इसके जो मिशन डायरेक्टर हैं उनका नाम है मोहन कुमार। मोहन कुमार। तो आपसे तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसरो डायरेक्टर का नाम पता ही होगा। ये मिशन डायरेक्टर याद कर लेंगे, क्या पता ये पूछा जा सके। ये था अब तक चंद्रयान 3 के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे, एक फैक्ट है चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 2 देखिए, हमने आपको बताया कि चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। अगर एग्जामिनर दिमाग लगाया थोड़ा सा, उसको मन किया कि हम एग्जाम क्वेश्चन को ट्विस्ट करें और लड़कों से गलती करवाएं, तो क्या करेगा, वो पूछ देगा कि चंद्रयान 2 जहाँ पे उतरा था उसका नाम क्या था। तो जल्दीबाजी में आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा चंद्रयान 3 कहीं पूछ रहा है, चूँकि न्यूज़ में चंद्रयान 3 है, लेकिन 2 जहाँ पे उतरा था उसका नाम था तिरंगा। तिरंगा पॉइंट, ठीक है। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, चंद्रयान 2 जहाँ पे उतरा है वो तिरंगा पॉइंट है, और 3 जहाँ पे उतरा है वो शिव शक्ति पॉइंट है। ये दोनों फैक्ट को याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा।
अब चलिए हम साइक्लोन देख लेते हैं। ये भारत का मैप है, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइक्लोन देखने के लिए हम मैप का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैप से ज़्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे। एक आया था साइक्लोन बिपरजॉय, ये गुजरात, ऊपर में राजस्थान का एरिया पकड़ लीजिए, यहाँ भी, और थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया पकड़ लीजिए। ये वाला जो कोस्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये था बिपरजॉय। बिपरजॉय साइक्लोन था जो कि भारत के वेस्टर्न पार्ट में आया था। ये कौन कौन से स्टेट को कवर किया? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 स्टेट को कवर किया बिपरजॉय। और देखिए, साइक्लोन से भी पूछ सकता है कि साइक्लोन का नाम किसने दिया था। इसका जो नाम दिया था बिपरजॉय, नाम आपको लग नहीं रहा बंगला टाइप, इसका नाम दिया था बांग्लादेश। बांग्लादेश नाम दिया था इसका, ठीक है। एक और साइक्लोन है, देखिए भारत में 3 ही साइक्लोन आया है, ज़्यादा नहीं है। एक आया है मैंडूस, ये तमिलनाडु वाला जो पार्ट है यहाँ पे आया था मैंडूस। साइक्लोन का नाम है, चेन्नई में आया था। इसका नाम कौन दिया था? इसका नाम दिया था यूएई, ठीक है। देखिए बिपरजॉय आया है वेस्टर्न पार्ट में, नाम कौन दिया है? ईस्टर्न पार्ट वाला, मतलब भारत के ईस्टर्न पार्ट में बांग्लादेश। मैंडूस आया ईस्टर्न पार्ट में, नाम कौन दिया है? इधर है यूएई, है ना। तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आपको तो याद करिएगा, इधर का उधर कर लीजिएगा, उधर का इधर कर लीजिएगा। तीसरा है सितरंग। सितरंग की बात करें तो ये कहाँ पे आया है? वेस्ट बंगाल का एरिया, बांग्लादेश, ये वाला बांग्लादेश, ये पूरा देख लीजिए बांग्लादेश है इधर, ठीक है। और थाईलैंड भी एरिया है, तो नहीं थाईलैंड नहीं, इसमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये वाला एरिया में आया है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे आया है, कौन है? इसका नाम है सितरंग। सितरंग साइक्लोन था, सितरंग। यह है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, और इसको नाम किसने दिया है? नाम दिया है थाईलैंड। बहुत लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है थाईलैंड, ये नाम दिया है सितरंग, ठीक है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, हम थोड़ा सा पड़ोस में देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में है म्यांमार। म्यांमार में कौन सा आया है? मोचा, ठीक है। म्यांमार में मोचा याद रहेगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में चलते हैं, दुनिया में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में एक साइक्लोन आया है, इसका नाम है इल्सा, ठीक है। इसके बगल में है न्यूजीलैंड, यहाँ पे आया है, न्यूजीलैंड में बात करेंगे, यहाँ पे है गैब्रियल, ठीक है। न्यूजीलैंड के पास है गैब्रियल आया है साइक्लोन, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यहाँ पे क्या आया है? थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ये है इंडिया और मेडागास्कर। यहाँ पे आया है मोजाम्बिक और मेडागास्कर में फ्रेंडी आया है। यहीं पे देख लेंगे साउथ चाइना, साउथ चाइना में आया है, इसका नाम है साओला। साओला साइक्लोन आया साउथ चाइना में। एक आया है इंडिया कनाडा और यूएसए में। यहाँ पे कौन सा साइक्लोन आया है? इसका नाम है बम साइक्लोन आया है यूएसए कनाडा में। तो अगर आप मैप के थ्रू देख लेंगे तो 1-2 बार आप देखेंगे, फिर आपको याद रहेगा। बम आएगा कहाँ पे? कनाडा यूएसए में। साओला कहाँ पे आएगा? साउथ चाइना सी में आएगा। फ्रेंडी कहाँ पे आएगा? मेडागास्कर में आएगा। और मेडागास्कर कहाँ है, ये भी सवाल बीपीएससी कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए लोकेशन भी ज़रूरी है, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। इल्सा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और गैब्रियल कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। और भारत की बात करें, बिपरजॉय कहाँ पे आता है? तो इधर आता है, गुजरात महाराष्ट्र में आता है। और मेड्रोस आता है, चेन्नई में आता है। सितरंग आता है, म्यांमार में आता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और लगभग 5 टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।